हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम करता हूँ आप सभी का, इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। दोस्तों, 4-5 दिन से वैसे मैंने एक कंडीशन डाली थी कि अगर 500 वोट आएंगे तभी कक्षा 9 का जो है वो आपको जो बुक्स है उसकी वीडियो सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों 500 के आसपास तो पहुंच गए हैं। वो कंडीशन मैंने ऐसे ही अप्लाई की थी कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्ट हैं अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। और दूसरा कारण ये भी था वीडियो लेट आने का कि मुझे जो कक्षा 9 की जो बुक्स थी जो अभी और पिछले जो सेशन था पिछला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें जो बुक्स चल रही थी वो बुक्स भी मुझे थोड़ी मुश्किल से मिली है। और जो मिली है वो मतलब वो थोड़ी है गंदी बस, लेकिन अपना जो मेन मकसद है वो है इस किताब के जितने भी लेक्चर हैं उनको पढ़ना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने इस बुक्स को देखा तो ये एक तरह से आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बुक्स है ना, उर्दू अदब के इतिहास में आपके लिए एक तरीके से एक ख़जाना है। ये मान लो बहुत बड़ा ख़जाना है दोस्तों। अगर आप उर्दू के लिए, अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है, अगर आप उर्दू से टीचर बनना चाहते हो, तो लैंग्वेज के तौर पर और ग्रामेटिकल पोर्शन के तौर पर कक्षा 9 और 10 अगर ये आपने अगर पढ़ी नहीं है ना, तो दोस्तों आप ये मान लो कि आप 50% बच्चों से पहले ही पीछे हो जाओगे। बहुत बढ़िया कंटेंट इस किताब के अंदर, कक्षा 9 और 10 की किताब के अंदर दिया गया है दोस्तों। और वास्तव के अंदर जो स्टैंडर्ड होना चाहिए रीट का या एज ए टीचर उर्दू के लिए, वो कंटेंट आपको कक्षा 9 और 10 के अंदर दिया गया है। और हमारा अंदाज़ जो होगा दोस्तों पढ़ाने का, मैंने इसीलिए आपको कक्षा 6, 7, 8 की जो बुक्स भी करवाई है ना, वो इसी हिसाब से करवाइए कि आपका जो बेस है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और जब अपना बेस बन जाता है उर्दू का जो एक लेवल, जो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो शुरुआत होती है एक लर्नर के तौर पर, उसी तरीके से दोस्तों हमने शुरुआत की थी। सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही अपनी जो नॉलेज था, अपना ज्ञान था, उस तक सीमित नहीं रखा मैंने। आपने देखी भी होगी वीडियो सीरीज। और दोस्तों, ये कक्षा 9 की जो किताब है, कक्षा 9 और 10 की, स्पेशली अभी मैं रीट के लिए बात करूँगा, लेकिन इसको इस तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि अब रीट तो पास करना ही है हमें। इसके बाद में अपने उर्दू के तौर पर एज ए सेकेंड ग्रेड, एज ए फर्स्ट ग्रेड, इसका काफ़ी सिलेबस आपके इन सिलेबस में दिया हुआ है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में, कक्षा 9 और 10 की किताबों का। तो इस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझना है। एक और कन्फ्यूज़न है दोस्तों आपके, जो कक्षा 9 की जो किताब है, एक जान पहचान भी आती है, उस बुक्स का नाम है जान पहचान। लेकिन ये दोस्तों पिछले 2 साल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस किताब को हटा दिया है और इसकी जगह दोस्तों अभी जो किताब चल रही है उस किताब का नाम है सदाए उर्दू। और ये मतलब कक्षा 9 की बराए 9वीं जमात तीसरी ज़बान के लिए अभी और पिछले सेशन यानी कि पिछले 2 सालों से यही किताब चल रही है। और अपने एग्ज़ाम में जो सवाल बनेंगे वो इसी से सवाल बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसके पार्ट को अगर हम देखें, ये देखो आपके लिखा हुआ है बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है। इसके पार्ट को दोस्तों वैसे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे एक तो पहला ये टॉफ़ी के 2 लफ्ज़ और फिर पेश लफ्ज़, मुरतबीन, हुरूफ शिनासी, हुरूफ और उनकी तरकीब। दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि स्पेशली आप ये समझो कि जो उर्दू ग्रामर का जो पार्ट है कक्षा 9 के अंदर, उसको हम एक पार्ट में करेंगे। और जो नस्र और नज़म के तौर पर जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम, क्योंकि दोस्तों इसके जितने भी पार्ट हैं, मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके एक एक चैप्टर पे ही आधा घंटे की क्लासेस होगी। बहुत बढ़िया कंटेंट है दोस्तों, इमला की दृष्टि से, अल्फाज माने की दृष्टि से, और सबसे ख़ास अगर मैं कहूँ तो आपकी उर्दू अदब से मोहब्बत अगर आपको करनी है तो इन सबक को, इन लफ्ज़ों को, इन कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में उर्दू से मोहब्बत होगी दोस्तों। तो ये मेरा ये मानना है कि आपको इन पाठों को बहुत ही अच्छे से समझना है, देखना है और ख़ुद को महसूस करना है कि इन पाठों के अंदर जिसकी बायोग्राफी हम पढ़ेंगे वो कैसे इंसान थे, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो नस्र और नज़म वाला ये जो पार्ट है दोस्तों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे ये नस्र वाला हो गया, फिर दूसरा हिस्सा आपके नज़म वाला आता है, ये वाला नज़म। तो इसके अंदर अपने 5-6 शायरों की नज़म दी हुई है। अभी जो ये सेशन शुरू करेंगे अपन, उसमें दोस्तों ये भी शामिल करेंगे क़वाइद का।
कवाइद का और आपके ये जो पहला पोर्शन है आपके ये, इसके अंदर हुर्फ कैसे बनते हैं, कौन कौन से हुर्फ होते हैं, वाव मारूफ, वाव मजूल। तो वैसे मैंने दोस्तों इनको मतलब एक डिटेल में आपको उर्दू ग्रामर के नाम से पोर्शन बना हुआ है, अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर डिटेल में करवा दिया था। और उसके बाद में भी 6, 7, 8 जो बुक्स पढ़ी थी हमने, उसको भी ग्रामेटिकल पोर्शन में बहुत अच्छे से समझाया मैंने। लेकिन सबसे मस्ट अगर आपको ये है कि कक्षा 9 आपको ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ना है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और जो रीट में जो मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन से जो सवाल बनेंगे, जो पैराग्राफ बनेगा, तो आपको 100% इसके हर लेक्चर को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है दोस्तों। बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों आपके हुरूफ तहजी का इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, हुरूफ तहजी का। दोस्तों इसका कन्फ्यूज़न मैंने वैसे आपकी कक्षा 6 की जब वीडियो सीरीज चल रही थी तो उसमें दूर कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपके हुरूफ तहजी का अगर अपन माने तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके हुरूफ तहजी कितने दिए हुए हैं? 36 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 36 दिए हुए हैं। अब देखो इसके अंदर कितने दिए हुए अपन गिन लो, खुद गिन लेते हैं अपन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और आपके 31 32 33 34 35 36 37। अब आपके ये सवाल उठता होगा कि यार दोस्तों यहाँ पे तो 37 है, हमने कक्षा 6 के अंदर तो 36 ही पढ़े थे, इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ एक्स्ट्रा है? जब मैंने वहाँ पे क्लास ली थी तो दोस्तों आपको बताया था कि एक तो आपके आएगा हमज़ा और एक आएगा 2 चश्मे वाला है। अगर इन दोनों को भी अपन हुरूफ तहजी के अंदर शामिल करें तो टोटल तो हो जाते हैं आपके हुरूफ तहजी ये 38 हो जाते हैं। लेकिन कक्षा 6 के अंदर ना तो हमज़ा को माना था और ना आपके 2 चश्मे वाले है को माना था, तो 38 में से आप 2 घटा लो, पीछे कितने बचते हैं? 36 ही बचते हैं। लेकिन यहाँ कक्षा 9 की जो किताब है उसके अंदर आपको ये जो हमज़ा लफ्ज़ है इसको जोड़ दिया है, तो 36 रे कितने हो गए? 37। अब आपके पास ये सवाल बनता है कि सर हम एग्ज़ाम में 37 करें या 36 करें? तो आप ये समझो दोस्तों, एग्ज़ाम लेने वाला कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्यों फंसेगा इस प्रश्न में? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस प्रश्न में क्यों फंसेगा? वो भाई अपने फालतू में क्यों मुसीबत मोल लेगा? उसको पता है कि भाई अगर मैं ये सवाल पूछूंगा और उसमें ऑप्शन 37 मान लूँगा तो बच्चे कोर्ट के अंदर चले जाएंगे कक्षा 6 की बुक्स को लेकर, या मैं 36 ऑप्शन में दे दूंगा तो बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे कक्षा 9 की बुक्स लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल बनेगा। आपको बस आपकी नॉलेज के लिए ये ध्यान रखना है और याद रखना है विशेष तौर से एक तरीके से आप 36 ही याद रखो, ठीक है? तो आपके हुरूफ तहजी यही थे दोस्तों, अली बे पे ते टे से जिम चे है खे दाल डाल जाल रे रे जे जे सीन शीन स्वाद वाद तोएं जोएं एन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव है हमज़ा और ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हुरूफ की पहचान, कौन सा हुरूफ कौन क्या है ये सब आपको पता है दोस्तों। ये नून है, ये फे है, स्वाद जाल जीम अलिफ बे चे रे द्वाद काफ वाव है काफ तोएं जे है पे ते खे रे जोएं गाफ ये टे जे दाल सीन ऐन लाम से डाल शीन गैन मीम और हमज़ा और ये, ठीक है। अब हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने की तरकीब है दोस्तों। यहाँ से एक सवाल आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर आपको सीधा पूछ ले कि ऐसे उर्दू अदब के अंदर ऐसे कितने लफ्ज़ हैं जो अपने बाद वाले लफ्ज़ से नहीं मिलते, अपने बाद जो लफ्ज़ आएगा उससे नहीं मिलते, तो आपको टोटल ध्यान रखना है दोस्तों 9 लफ्ज़ हैं ऐसे। कौन से हैं? अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे बड़ा जे और वाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लफ्ज़ हैं दोस्तों जो अपने से बाद जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ अदब अलिफ दाल बे, ये भी तीनों अलग अलग हैं। अब जैसे मान लो कि आपके जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए हैं, अगर जैसे वाव, अब ये बे किसी के साथ नहीं मिला हुआ है ना अभी तो इसके अंदर, और अलिफ भी सिंगल है। इसी तरीके से दाल से यहाँ पर एग्ज़ाम दिया हुआ आपके दर, ये दर, दाल और सीन से 10, दाल और मीम से दम, ठीक है। इसी तरीके से आपके मतलब 1 और 2, ये दो हुर्फी लफ्ज़ है, 2 हुर्फी। इनको तो आप इस तरीके से दिमाग में रख लो दोस्तों कि इनके बाद जो भी लफ्ज़ आएगा, जैसे आप लिख रहे हो आलू, तो वाव आगे किसी लफ्ज़ से नहीं जुड़ेगा। जैसे लाम से वाव जुड़ा है ना पीछे की साइड, तो आगे से किसी के लफ्ज़ के साथ इसमें
मिलकर नहीं आएगा, अलग ही आएगा, ये जितने भी लफ्ज़ हैं दोस्तों, ठीक है। तो दो हर्फ से बनने वाले लफ्ज़ कौन कौन से? अलिफ बे अब, दाल सीन दस, डे डाल रे डर, रे बे रब, रे सीन रस, दाल और रे दर, दाल और मीम दम, डाल और सीन डस, रे और गाफ रग, रे और नून रन, ठीक है। फिर है से हरफी अलफ। से हरफी का माना होता है 3 लफ्ज़ों से बना हुआ कोई लफ्ज़ है, जैसे अलिफ दाल बे अदब, और दाल अलिफ गैन दाग, दाल अलिफ नून दान, डाल अलिफ टे डाट, रे अलिफ ते रात, रे अलिफ लाम राल, रे अलिफ नून रान। इसी तरीके से दाल अलिफ सीन दास, दाल अलिफ लाम दाल, डाल अलिफ लाम डाल, रे अलिफ गाफ राग, रे अलिफ जे राज, रे अलिफ मीम राम, वाव अलिफ रे वार, ठीक है। ये 2 आपके 3 हरफी लफ्ज़ थे। 4 हरफी लफ्ज़ जो 4 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, जैसे दाल अलिफ का हो गया दादा, दाल रे अलिफ जे का हो गया दराज, जे रे दाल हे का हो गया जरदा, दाल अलिफ दाल ये का हो गया दादी। इसी तरीके से दाल वाव अलिफ ते दवात, अलिफ दाल रे काफ अदरक, रे अलिफ वाव नून रावन, वाव रे दाल ये वर्दी। अगर 2 चश्मी है के मुश्तरका, यानी कि 2 चश्मी वाला जो है होता है ना, इस तरीके से उस लफ्ज़ से मिलकर किस तरीके से कोई लफ्ज़ बनता है, तो इसको देखते हैं अपन। जैसे ये बे है, बे के अंदर 2 चश्मी है मिल गया तो ये हो गया बे, ते के अंदर है मिल गया तो थे। इसको मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, अगर आपने कक्षा 6 या 7 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ देखी है तो। जीम और है मिल के हो गया झे, और दाल और है मिल के हो गया धे, काफ और है मिल के हो गया खे, पे और है मिल के हो गया फे, टे और है मिलकर हो गया ठे, चे और है मिलकर हो गया छे, डे डाल और है मिलकर हो गया ढे, गाफ और है मिलकर हो गया घे। 2 चश्मी है से बनने वाले हरफ, जैसे बे के अंदर है मिल गया तो ये भे हो गया, इसके अंदर रे मिला दिया तो ये लफ्ज़ क्या हो गया भर, और थे और काफ थक, झे और टे झट, धे और ने धन, खे और लाम खल, फे और लाम फल, ठे और गाफ ठग, छे और ते छत, ढे और बे ढब, घे और रे घर, ठीक है। 2 चश्मी है से बनने वाले हर्फ की मिसालें हैं दोस्तों। अब इसको ये आप दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको वीडियो को एक बार मतलब सेव ऑप्शन पे या ऐसे रोक करके आप इसको इन लफ्ज़ों को आराम से पढ़ना दोस्तों। जैसे भाप, भारत, भाला, भालू, ये सब 2 चश्मे से लफ्ज़ से बने हुए हैं। ये फे से लफ्ज़ बने हुए हैं, ये थे से, ये ठे से, ये झे से, ये छे से, छे से जैसे छाल, छाप, छान, छल। आप इसको आराम से पढ़ लेना दोस्तों। इमला की दृष्टि से सवाल बन भी जाता है इसमें, ये देख लो, वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हो। अब दोस्तों आता है एराब। दोस्तों एराब को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कक्षा 6 में भी करवा दिया था, और जो उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी आपको करवा दिया था। फिर से देखते हैं अपन, रिवीजन हो जाएगा अपना। दोस्तों यहाँ पर एराब मतलब आपके एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश, ठीक है। अब ज़बर क्या है? ज़बर को हमने पढ़ा था दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था नस्ब और फ़तह, नस्ब और फ़तह, ठीक है। ज़बर का दूसरा नाम क्या है? नस्ब और फ़तह। और जिस लफ्ज़ पे ज़बर क्या होता है पहले ये देख लो, पूरा मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ में बोला जाता है, यानी ज़बर आधे अलिफ के बराबर होता है, आधे अलिफ के बराबर, जैसे अलिफ ज़बर आ, ठीक है। अब ये जिसके ऊपर ये ज़बर लगता है उसको बोलते हैं मंसूब या मफ्तू, मंसूब या मफ्तू, मंसूब या मफ्तू, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर चलते हैं अपन ज़ेर पे। ज़ेर का दूसरा नाम दोस्तों मैंने बताया था आपको कसरा या जर, कसरा या क्या बताया था? जीम रे जर। और जिस लफ्ज़ के नीचे जेर आता है उस लफ्ज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? मकसूर या मजरूर। क्या बोलते हैं? मकसूस या मजरूर। क्लियर। अब पेश, पेश का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मैंने क्या बताया था आपको? एक तो बताया था रफ़ा, क्या बताया था? रफ़ा। और दूसरा क्या बताया था आपको? ज़म्मा। और जिस लफ्ज़ के ऊपर पेश लगा हुआ रहता है उस लफ्ज़ को बोलते हैं दोस्तों मरफू, मरफू या मज़मूम, ठीक है। अब जिस तरीके से ज़बर आपके यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, पूरा मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ में बोला जाता है, यानी ज़बर आधे अलिफ के बराबर होता है, जैसे अलिफ ज़बर आ और अलिफ बे ज़बर अब, दाल रे ज़बर दर और दाल मीम ज़बर दम, रे सिन ज़बर रस और दाल सिन ज़बर दस। इसी तरीके से जो जेर है
वो मुंह को कम खोलकर पस्त आवाज़ में बोला जाता है, यानी ज़ेर आदि ये की आवाज़ की तरह होता है। जैसे अलिफ ये जेर ई, अलिफ सिन जेर इस, दाल नून जेर दिन, दाल मीम जेर दिम, रे सिन जेर रिस, दाल सिन जेर दिस। और जो पेश है, पेश दोनों होठों को घोल करके आधे वाव की आवाज़ की तरह बोला जाता है। जैसे अलिफ पेश ऊ, अलिफ सिन पेश उस, दाल रे पेश दुर, दाल मीम पेश दुल दुम, और रे खे पेश रुख, दाल खे पेश दुख। ठीक है। तनवीन दोस्तों, तनवीन क्या है? किसी लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ पर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश लगाने पर अन, इन, उन की आवाज़ निकलती है, उसे तनवीन कहते हैं। उर्दू में अमूमन ज़बर से बनने वाले अल्फाज ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन जैसे दो ज़बर से जवाबन, खुसूसन, फ़ौरन, इखलाक़न और तक़रीबन, अमूमन, यकीनन, मसलन, इस्लाहन, इत्तफ़ाक़न। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर लेना दोस्तों, जिस लफ्ज़ के ऊपर तनवीन लगी रहती है, जिस लफ्ज़ के ऊपर, जैसे यहाँ पर बे के ऊपर तनवीन लगी रहती है, उसे दोस्तों बोलते हैं मन्नून। उसे क्या बोलते हैं? मीम नून वाव नून मन्नून। क्या बोलते हैं? मन्नून। जिस लफ्ज़ के, जैसे यहाँ पर बे पर लगी हुई है, यहाँ पर स्वाद पर लगी हुई है, यहाँ रे अलिफ पर लगी हुई है, बे अलिफ पर लगी हुई है, अमूमन मीम के ऊपर लगी हुई है। ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपन जज़म पर। जज़म को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, आपको याद हो तो? इसको साकिन भी बोल सकते हैं आप, या दूसरी जगह इसका कई जगह नाम आता है सुकून। ठीक है। तो जज़म क्या है? सुकून यानी जज़म वाले हुरूफ को खामोश बोला जाता है, बिल्कुल खामोश बोला जाता है। इसमें किसी किस्म की हरकत नहीं होती है। मसलन सख्त, यहाँ खे पर क्या है? जज़म है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, गर्द, गर्द में रे पर जज़म है, सर्द में रे पर, फ़र्द में रे पर, नरम में रे पर, गरम में रे पर, हम्द में मीम पर, और बख्त पर खे पर, वक्त पर काफ पर जज़म है। ठीक है दोस्तों। और अब आता है मद। दोस्तों मद को मैंने जैसे आपको डिटेल में समझा रखा है, अलिफ के ऊपर ये जो इस तरह का एक साइन आता है, सिंबल आता है, उसको बोलते हैं मद। जैसे अलिफ और ऊपर मद लगा दिया तो यहाँ पर ये क्या लिखता है? मद वाला हुर्फ 3 हलिफ की आवाज़ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। मसलन अलिफ के ऊपर यहाँ मद लगा दिया जाता है तो यहाँ अलिफ पर मद है। ठीक है। जैसे अलिफ मद जीम, आज, आम, आल, आप, और आब, आग, आस और आन। अब यहाँ पर जिस लफ्ज़ के ऊपर इस तरीके का ये सिंबल लगा हुआ रहता है, वो लफ्ज़ क्या कहलाता है दोस्तों? वो लफ्ज़ आपके कहता है ममदूदा। क्या कहलाता है? ममदूदा, जिसके ऊपर मद लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर अलिफ ममदूदा है, यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर भी अलिफ है, तो अलिफ ममदूदा आ गया समझ में दोस्तों। अब दोस्तों आपके हुर्फ की जो मुख्तलिफ तरकीबी सूरतें हैं, बनावट है, तो वो बनावट एक बार अपने दिमाग में बिठा लें दोस्तों। इसको पोस्ट करके वीडियो को देख लें कि भाई अलिफ है, अलिफ अगर बीच में इब्तदाई शक्ल इस तरीके से पूरा लिखा जाएगा, किसी से मिलेगा नहीं, और दरमियानी शक्ल में जैसे मा, मीम अलिफ मा इस तरीके से आएगा, आखिरी शक्ल ये आएगा, असर, काम। एक अभी नियम पढ़ा था ना हमने, अलिफ वही है जो मतलब अपने बाद वाले लफ्ज़ से नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, काम, काम के अंदर काफ और अलिफ आया हुआ है, तो ये अलिफ बाद में किसी लफ्ज़ के साथ में नहीं मिलेगा, पहले वाले लफ्ज़ से तो ज़रूर मिल जाएगा। तो अलिफ़ की ये जो आप इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल, आखिरी शक्ल तीनों देख सकते हैं, और इसकी एक मिसाल भी दे रखी है। इसी तरीके से बे, पे, ते, टे, से, इसकी इब्तदाई शक्ल इस तरीके से होती है, बीच की शक्ल इस तरीके से होती है, और आखिरी शक्ल इस तरीके से होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया बच, बद, बर, बस और सबर और अब। इसी तरीके से जीम, चे, है, खे की आप तीनों शक्लें देख लो, और इसके एग्जाम्पल हैं। और दाल, डाल, जाल, दाल, बद, बद, बीच की शक्ल इस तरीके से है, आखिरी शक्ल इस तरीके से, ये एग्जाम्पल है दोस्तों। ये तीनों शक्लें हैं हर लफ्ज़ की। आप वीडियो को पोस्ट करके देखें। अगर किसी की लफ्ज़ के अंदर दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें दोस्तों, मैं उसको डिटेल में समझा दूँगा। इनकी तीनों हर लफ्ज़ की मतलब एक शक्ल बनाई हुई है, वो अगर लिखते वक्त किस तरह के एंगल से वो लिखा जाता है, तो आपको इसमें दिमाग में बिठा लेना है। ये सब कुछ आपके दिया हुआ है, जितने भी अपन ने हुरूफ तेजी पढ़े थे। ये आ गया वाव है, जैसे है कि दोस्तों जो शुरुआती शक्ल है वो इस तरीके से, बीच वाली शक्ल इस तरीके से, और आखिरी शक्ल इस तरीके से। ये इसकी मिसाल है। अब आते हैं दोस्तों तशदीद पर।
अब तशदीद कहते किसे हैं? तशदीद आपके कहेंगे जिस हरफ पर तशदीद लगाई जाती है उसे 2 बार बोला या पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल अलिफ बे, इसके ऊपर तशदीद आ गई तो पहले अब और फिर बे के साथ में इसको और पढ़ा जाएगा बा, 2 बार पढ़ा जाएगा ना इसको। तो तशदीद का जिस लफ्ज़ पे लगी हुई होती है उस लफ्ज़ को 2 बार पढ़ा जाएगा दोस्तों। और इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, जिस हरफ के ऊपर तशदीद लगी रहती है उस लफ्ज़ को भी क्या कहते हैं दोस्तों? मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद जिस हरफ पर, यहाँ पर जैसे अलिफ बे, बे के ऊपर जो तशदीद लगी हुई है और उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद। याद रह जाएगा। इसी तरीके से मिट्टी, मिट्टी 2 बार आवाज़ आ रही है। खच्चर, मच्छर, अम्मी, बिल्ली, पत्थर। इस तरीके से ये जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों ये तशदीद के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहली बार एक साकिन के तौर पर इस्तेमाल होगा, पहली बार जो तशदीद होगा वो साकिन के तौर पर इस्तेमाल होगा। और जब दूसरी बार इसका सिंबल दूसरी बार बोला जाएगा तो वो मुतहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल होगा। मुतहर्रिक का माना होता है दोस्तों हरकत वाला, हरकत वाला। जैसे अब साकिन का माना जैसे जज़म के तौर पर, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है पहले। और इसके ऊपर हरकत वाला, हरकत कोई भी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश ये लगी हुई है और इसका साउंड अगर हमें सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत लगी हुई है। तो अब इसके बाद में बे अलिफ आ गया तो अब आगे बा का साउंड आएगा यहाँ पर, बा, बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, या बा खड़ा ज़बर बा। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नून गुन्ना कायदा, यानी कि नियम क्या कहता है? हरूफ नून में नून की आवाज़ एलानिया नहीं निकले बल्कि नाक से बोली जाए उसे नून गुन्ना कहते हैं। यानी कि अलग से इसकी कोई सिंबल नहीं है, बस इसका जो आवाज़ आएगी वो नाक से बोली जाएगी। नोट, अगर लफ्ज़ के आखिर में नून गुन्ना आए तो इस पर नुक्ता नहीं लगाया जाता और अगर लफ्ज़ के बीच में आए तो उस पर नुक्ता लगाकर जज़म बना दिया जाता है। दोस्तों हमने नून की अलग अलग मिसालें पढ़ी थी। एक तो नून मलफूज़ी पढ़ा था हमने, आपको याद हो तो नून मलफूज़ी। क्या पढ़ा था? नून मलफूज़ी। नून मलफूज़ी का मतलब ये है कि जो नून एकदम साफ शक्ल में और साफ साउंड में हमारे सामने हो तो वो नून कौन सी होगी? नून मलफूज़ी होगी। जैसे एक लफ्ज़ आपको मिसाल दूँ मैं, जान, जान, या आपके एक शक्ल दूँ मैं खान, तो यहाँ पर नून जो है वो एक तरीके से मलफूज़ी है दोस्तों। ठीक है, नून मलफूज़ी है। और नून गुन्ना जो आखिर में आती है और जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई नहीं रहती, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माँ। ठीक है, ये नून गुन्ना है। एक नून और आती है दोस्तों, उसको बोलते हैं नून शब्बा गुना। क्या बोलते हैं? नून शब्बा गुना। तो ये किसको बोलते हैं? ये नून दोस्तों बीच में आती है। जैसे आपके ये है दांत, या जैसे आपके मैं एग्जांपल दूँ आपको, गंगा। क्या है? गंगा। या आपके मिसाल दूँ मैं आपको, लंका। तो यहाँ पर ये जो नून है ये वाली यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ये आपके नून शब्बा गुना है। ठीक है, जो बीच में इस्तेमाल होती है। क्लियर दोस्तों? और इनको तो दोस्तों मैंने बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, अभी भी और नहीं समझ में आया तो चलो एक बार और देख लेते हैं। वाव मारूफ, वाव मारूफ नाम सुनते ही आप तो सिर्फ दोस्तों उसको हिंदी का बड़ा ऊ समझ लो बस। वाव मारूफ, ये परिभाषा वगैरह ये एक बार आप छोड़ दो, आप तो इतना इस दिमाग में रख लो, वाव मारूफ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इतना काफ़ी है। बड़ा ऊ की जहाँ पर साउंड आए, आवाज़ आए, वो वाव मारूफ होगी। और वाव मजहूल, हिंदी के ओ की आवाज़ आए किसी लफ्ज़ के अंदर तो वो वाव मजहूल होगा। अब पढ़ लेते हैं एक बार। वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश की होती है, इसकी अलामत भी ये ध्यान रखना दोस्तों, अलामत उल्टा पेश की होती है इस तरीके से। ठीक है, इसमें वाव की आवाज़ खींचकर निकलती है। मसलन खून, अब खून अपन हिंदी में इस छोटी मात्रा से थोड़ी लिखेंगे, इससे नहीं लिखेंगे ना, खून बड़ी ऊ की मात्रा से लिखेंगे। इसी तरीके से जून, फूल, धूल, धूप, रूप, भूल, उसूल, रूस, सूत, झूठ, रूट। और फिर आता है दोस्तों आपके वाव मजहूल। वाव मजहूल की आवाज़ कम खींच कर निकलती है और वाव की जो अलामत है वो जज़म, यानी कि इस तरीके से आती है, जज़म के माने। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, गोल, लोग, ओ की साउंड आ रही है ना, ओ की,
बोल, मौज, तोल, बोझ, गौर, सोच, और, ज़ौक़, शोर, जोड़। अब यहाँ से दोस्तों 1 नंबर का सवाल गारंटेड निकलेगा दोस्तों। और वो कैसे निकलेगा सवाल? आपको वाव मारूफ की मिसाल पूछेगा। वाव मारूफ की मिसाल में कौन सा लफ्ज़ सही नहीं है? वाव मारूफ की सवाल समझना मेरा। वाव मारूफ में कौन सा लफ्ज़ सही नहीं है? अब उसमें से 3 आपको ये देगा उसके अंदर और 1 इनमें से दे देगा। 3 आपको ये वाला देगा और 1 इनमें से देगा। या वाव मजहूल का पूछेगा, वाव मजहूल में से कौन सा नहीं है वाव मजहूल में से। तो आपको ये देखो बोलने में तो ये एक तरीके से अगर इसकी वाव हटा दें, उल्टी जो पेश लगी हुई उसको हटा दें, तो स्टूडेंट 100% कन्फ्यूज़ होगा। तो 3 ये देगा और 1 ये देगा। तो बड़े ध्यान से समझना है और मुझे लगता है कि इन्हीं में से आपका सवाल बन जाएगा दोस्तों। बड़े ध्यान से समझना है इसको, इस चार्ट को। वाव मादुला भी समझ लेते हैं दोस्तों। वाव मादुला वो अल्फाज जिनमें वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और इस वाव को मादुला कहा जाता है। दोस्तों वाव मादुला है ना, आपको इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो, चाहे वाव मादुला हो और चाहे ये मादुला हो या ये मादुला। मादुला से आप दूल्हा याद रख लो, दूल्हा, मादुला से दूल्हा याद रख लो। अब दूल्हे का काम क्या होता है बेचारे का? दूल्हे का शादी होने के बाद में उसकी मैं दोस्तों ये इसको अदर वे में नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वाव मादुला को आप इस तरीके से दिमाग में बिठा लेना। वाव मादुला एक तरीके से दूल्हा होता है ना, दूल्हा। शादी होने के बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती बेचारे की, उसकी कोई गिनती नहीं करता, उसकी कोई गिनती नहीं करता है, वो कहीं पे भी फिरो। तो शादी हो जाने के बाद में दूल्हा जो है वो उसकी कोई गिनती नहीं होती रहती है। इसी तरीके से अगर वाव मादुला को समझें तो वाव अल्फाज जिनमें वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो उसे वाव मादुला कहते हैं। जैसे ख्वाजा, अब यहाँ पर वाव ख्वाजा के अंदर वाव लिखा तो है लेकिन यहाँ पर पढ़ा नहीं जाएगा। दस्तर ख्वाजा, इस तरीके से नहीं पढ़ सकते अपन, तो यहाँ पर क्या होएगा? वाव मादुला। दस्तर ख़ान, दोनों में फ़र्क है दोस्तों। दस्तर ख़वान है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बरखुरदार, ख्वाहिश, दरख्वास्त, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। खुश आमदीद, खुर्शीद, खुर्द, खुराक, खुशी, खुदी, खुशामिद, और खुददारी, ख्वानदा, खुद, ख्वाब, और ख्वाहम ख्वा और ख्वाहिश। ठीक है, तो आप इस तरीके से वाव मादुला को दिमाग में रख लेना। फिर आता है वाव अत्फ। वाव अत्फ ऐसा वाव जो 2 लफ्ज़ों को जोड़कर मुरक्कब बनाता है, उसे वाव अत्फ कहते हैं। दोस्तों एक नाम सुना होगा आपने और कन्फ्यूज़न क्लियर है आपके, मुफरिद, और एक आता है मुरक्कब। तो मुफरिद तो एक सिंगल लफ्ज़ होता है और मुरक्कब जो लफ्ज़ किसी लफ्ज़ से जुड़कर बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर मुरक्कब बनेगा ऐसा वाव जो 2 लफ्ज़ों को जोड़कर मुरक्कब बनाता है, उसे वाव अत्फ कहते हैं। तो ज़मीन व आसमान, अब यहाँ पर ये जो वाव आया है ना, ये ज़मीन और आसमान को जोड़ने के लिए आया है। तो ऐसी वाव, ऐसा कोई लफ्ज़ अगर आपको दिख जाए जो 2 लफ्ज़ों को जोड़ता हो, तो वहाँ पर कौन सी वाव आएगी? वाव अत्फ। तो ज़मीन व आसमान, महमूद व अयाज़, तरोताज़ा, और ज़बान व बयान, आमद व रफ़्त, ख़ास व आम, नौश्त व ख्वाइंद, फ़ना व बक़ा, नेक व बद, नशो नुमा, सुबह व शाम, जान व माल, इनाम व इकराम, गुल व बुलबुल, अमीर व गरीब। ये दोस्तों इसके अंदर देखो, अमीर और गरीब, ये तो आपके एक तरीके से मुतजाद आ गया। नेक व बद, ये भी मुतजाद है। ख़ास व आम, ये भी मुतजाद है आपस में एक दूसरे की। ठीक है, और सुबह व शाम, ये भी मुतजाद है आपके। और ज़मीन व आसमान, ये भी मुतजाद है आपके। तरो और ताज़ा, ये आपस में मुतजाद नहीं हैं दोस्तों, आपस में मुतजाद नहीं हैं। इनाम व इकराम, ये भी आपस में मुतजाद नहीं हैं। ध्यान रखना ऐसी चीज़ों को। ठीक है, अब वही कंडीशन दूसरी जो आपको मैंने वाव मारूफ़ और वाव मजहूल में बताई थी। या ये मारूफ़ को दोस्तों आप इस तरीके से दिमाग में लिख लो कि जो हिंदी का सिंबल बड़ी ई है, बड़ी ई के अंदर मतलब कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे तो इसको अपन खींच कर लिखेंगे। ठीक है, और या मजहूल के अंदर आपके जो ए है,
ये वाला, ठीक है। समझते हैं अपन। या मारूफ की अलामत खड़ा ज़ेर है, इसकी आवाज़ ज़्यादा खींच कर लिखी जाती है। जैसे झील, जैसे एक अपन इस तरीके से झील थोड़ी लिखेंगे अपन इसको, ये गलत हो जाएगा ना। इसी तरीके से अपन इसको इसी तरीके से तो लिखेंगे झील, बड़ी ई की मात्रा से, तो वो या मारूफ होगी। झील, फील, गीत, पीर, जीत, मीत, भेड़, नीचा, भीका और सीटी, वकील, अमीर, दीन, फ़कीर, ज़मीन, मीठा, रशीद, रशीद, ठीक है, और भीतर, भीतर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, या मजहूल। या मजहूल की अलामत जज़्म है और इसकी आवाज़ कम खींच कर निकलती है। शेर, एक ही मात्रा हिंदी में, ठीक है। जैसे शेर, पैर, ढेर, तेर, अजमेर, गैर, खेत, रेत, भेद, छेद, रेल, खेल, बेच और दीक, नेक, बेट, सेठ, झील, मेल, सेब। सॉरी, जेल है यहाँ पर, झील नहीं है ये, जेल। झील तो किस में आएगा? झील तो आपका, ये कन्फ्यूजन ध्यान रखना दोस्तों, दोनों को बहुत अच्छे लफ्ज़ों से समझना है। ये झील है वो या मारूफ है, और ये जेल है वो या मजहूल के अंदर है। इसी लफ्ज़ों को दोस्तों कभी भी एग्ज़ामिनर सवाल जो है वो मुश्किल नहीं देता, वो सवाल देता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को। वो दोनों सवाल मतलब बच्चे को आएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस छोटी छोटी बातों को। फिर आता है दोस्तों खड़ा ज़बर और ते। तो खड़ा ज़बर दोस्तों ऐसे अल्फाज जिनमें अलिफ लिखा नहीं जाता मगर पढ़ा जाता है, और पहचान के लिए उस पर खड़ा ज़बर लगा देते हैं। जैसे मिसाल, रहमान, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, जो रहमान लफ्ज़ है मीम और अलिफ से जुड़कर उसकी जगह खड़ा ज़बर लगा देते हैं। इसी तरीके से इस्माइल, इस्माइल तो मीम के ऊपर खड़ा ज़बर लगा दिया। लिहाजा, है के ऊपर खड़ा ज़बर लगा दिया। इसहाक, है के ऊपर खड़ा ज़बर लगा दिया। सलात, लाम पर लगा दिया। ज़कात, काफ पर लगा दिया। ठीक है। अलिफ मकसूरा, ये तो क्या था आपके, ऐसे लफ्ज़ जो अलिफ लिखा नहीं जाता मगर उसमें जो खड़ा ज़बर लगाकर अलिफ की साउंड उसमें दिला दी जाती है। लेकिन जो अलिफ मकसूरा है, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ये आती है, क्या आती है, ये आती है और उस पर अलिफ लगा दे रहे हैं, तब ये जो ये है इसकी आवाज़ अलिफ में तब्दील हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पर फे, ते, वाव, ये, अगर इस लफ्ज़ को आप पढ़ोगे तभी इसको फतवी पढ़ोगे, फतवी। लेकिन इसके ऊपर खड़ा ज़बर लगा दिया तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा, अलिफ मकसूरा लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, फतवा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फतवा। इसी तरीके से आपके दावा, क्या पढ़ेंगे, दावा। फिर लैला, आला, अदना, मूसा, मौला, ईसा और यहया, हत्ता, सलमा, मर्तज़ा और मुस्तफ़ा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हुरूफ शमशी, ये इसका भी 1 नंबर का सवाल आपके निश्चित रूप से आप रीट का पेपर उठा लेना, आएगा ही आएगा। और इसमें हुरूफ शमशी और हुरूफ कमरी। अब दोस्तों हुरूफ शमशी, हुरूफ कमरी, अल्फ़ाबेट के हिसाब से शीन पहले आता है तो शीन को हमने पहले लिया। हुरूफ कमरी, काफ बाद में आता है तो काफ को हमने बाद में लिया। दोस्तों आपको हुरूफ शमशी और हुरूफ कमरी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट भी आते हैं और ये कन्फ्यूज़न रहता ही है कि जैसे बहुत बार याद करने के बाद में भी भूल जाते हैं कि यार हुरूफ शमशी और हुरूफ कमरी जो लफ्ज़ हैं उसमें कौन सा लफ्ज़, शमशी के अंदर लाम का तलफ़्फ़ुज़ शामिल होगा या कमरी के अंदर लाम का तलफ़्फ़ुज़ शामिल होगा। ये एक बेसिक मतलब है कि हर बच्चा जो है वो भूल जाता है और कन्फ्यूज़ रहता है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की। जैसे हुरूफ शमशी को आप इस तरीके से दिमाग में रख लो कि जैसे ये शीन है, ये एक कोई जगह है, ठीक है, ये जगह है और यहाँ पर आने के लिए अपने पास 5 लीटर डीज़ल है, ठीक है। यहाँ पर आने के लिए 5 लीटर डीज़ल की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे हैं और यहाँ पर ये काफ है मान लो, ठीक है।
अब हमारी गाड़ी में जो है वो 5 लीटर ही डीजल बचा है, तो हम मतलब इस शीन तक ही पहुँचेंगे। अगर हमें अब काफ तक जाना है तो हमें लीटर जो है ऐड और करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अब 5 की जगह 10 लीटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या पढ़ेंगे, कमर तक, ये काफ तक पहुँचेंगे, हुरूफ कमरी तक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हुरूफ शमशी है उसके अंदर लाम नहीं है तलफ़ुज़ के अंदर, लेकिन अगर हुरूफ कमरी तक जाएंगे तो हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, लाम से लाम ऐड करना पड़ेगा। और लाम ऐड करना पड़ेगा मतलब 10 लीटर जो है वो डीज़ल लाम ही आ रहा है, डीज़ल में नाम ही आ रहा है, डीज़ल में जो लाम है वो नाम भी आ रहा है, डीज़ल में जो नाम है वो लाम भी आ रहा है। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज दूर कर लो कि जो शीन है उसके अंदर जो लाम का तलफ़ुज़ है वो शामिल नहीं होगा। अगर शीन के बाद में तो आएगा काफ। अल्फ़ाबेट में भी आप देख लो, अलिफ बे ते से जिम के अंदर, अल्फ़ाबेट के अंदर भी तो देख लो, तो काफ तक जाएंगे तो हमें डीज़ल की और ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत पड़ेगी तो लाम को ऐड करेंगे अपन, तो वहाँ पर कौन सा होगा, वो हुरूफ कमरी हो जाएगा। अब समझते हैं हुरूफ शमशी है कितने, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, याद ही रखना आपको। 14 है। कौन कौन से? ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोएं, जोएं, लाम और नून। तो अब इनके लफ्ज़ों से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं? जैसे ते से अत्तारिकीन, यहाँ पर लाम को नहीं शामिल करना है ना, ऊपर लिखा हुआ ये देख लो दोस्तों, हुरूफ शमशी के अंदर लाम को तलफ़ुज़ में शामिल नहीं करेंगे। जहाँ पर जितनी भी मिसालें हैं इसमें किसी में भी लाम को शामिल नहीं करना। हम लाम को शामिल कब करेंगे? जब हुरूफ कमरी तक जाएंगे। अभी तो हमारे पास इतना तो डीज़ल है, हमें लाम की ज़रूरत नहीं है। हुरूफ शमसी के अंदर लाम की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हुरूफ शमसी के अंदर लाम की ज़रूरत नहीं है, इतना कंफर्टेबल है अपने पास, 5 लीटर डीज़ल है अपने पास। लेकिन अगर हुरूफ कमरी तक जाएंगे तो लाम की ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो अत्तारिकीन में अल तारिकीन नहीं पढ़ेंगे, अत्तारिकीन, अस्सवाब, मुइनुद्दीन, अज़्ज़िक्र, अब्दुल रशीद, अब्दुल रहमान, बदीउज़्ज़मा, अब्दुस्सलाम, अश्शम्स, आसारुस्सनादीद, आसारुल-सनादीद नहीं पढ़ेंगे, आसारुस्सनादीद, ईदुज़्ज़ुहा, अत्तलाक़, अज़्ज़ुल्म, अल्लाह और अन्नाज़िर। अल-नाज़िर नहीं, अन्नाज़िर, ठीक है। चलो भाई, अब हमने 5 लीटर ऐड कर लिया है यहाँ पर डीज़ल हुरूफ कमरी के अंदर। डीज़ल ले क्या कर लिया, लाम ऐड करना पड़ेगा। और ये भी कितने हैं? हुरूफ कमरी उन हुरूफ को कहा जाता है जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम बतौर तलफ़ुज़ में शामिल होगा। ये भी 14 है, हुरूफ कमरी की तादाद भी है। कौन कौन से हैं? बे, जीम है, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हमज़ा है। ये तो पढ़ते हैं। अब्दुल बारी, अब्दुल लाम का तलफ़ुज़ हो रहा है। अल बलाग, अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल हफीज़, अब्दुल खालिक, अब्दुल अलीम, अल गर्ज़, अल फारूक, अल कमर, अल कबीर, अब्दुल मजीद, खैरुल वरा, अल अमीन, अल हिलाल, अल याकूत। इन सभी में लाम ऐड कर लिया भाई, क्योंकि हम तो शीन से चले थे काफ की तरफ, यहाँ शीन पे डीज़ल ख़त्म हो गया, काफ के लिए लाम को ऐड किया। क्लियर? ठीक है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में जो कक्षा 9 का जो पहला पोर्शन था, इसमें और कुछ और बचा हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि ग्रामेटिकल पोर्शन एक ही वीडियो के अंदर कक्षा 9 का अपन कंप्लीट कर लें। तो आप बने रहें 1 मिनट। दोस्तों ये है आपके कक्षा 9 की किताब में क़वाइद के नाम से लास्ट में चैप्टर दिए हुए हैं। क़वाइद का मतलब उर्दू की जो ग्रामर पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले क़वाइद की डेफिनेशन समझते हैं। किसी ज़बान के बोलने और लिखने के जो उसूल होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क़वाइद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क़वाइद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क़वाइद बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इस्म किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है मैंने दोस्तों। इस्म यानी कि संज्ञा, इस्म यानी कि नाउन, ठीक है।
तो किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। जैसे असलम, दहली, कलम, घोड़ा। असलम एक शख्स का नाम है, दहली एक जगह का नाम है, कलम और घोड़ा एक चीज़ का नाम है, एक जानवर का नाम है घोड़ा। ठीक है। तो अब दोस्तों इसको इस्म को मैंने, अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो इस्म के नाम से मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप आराम से देखें। अगर ओवरव्यू में मैं समझाऊँ तो दोस्तों इस्म जो है वो, अगर और डिटेल में समझाऊँ तो इस्म को बनावट के तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक तो इस्म जामिद, और एक इस्म मस्दर, और एक आपके इस्म मुश्तक। अब इसमें जामिद की दोस्तों वैसे 2 पार्ट और हैं इसमें जामिद के। कौन कौन से? इसमें मारफा और एक इसमें नकरा। फिर इसमें मारफा की भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे इसमें लक़ब है, उर्फ़ है, कुन्नियत है, तखल्लुस है, ख़िताब है। और इसमें नकरा की भी 2-4 किस्में हैं, जैसे इसमें जमा है, इसमें कैफियत है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है। तो ये दोस्तों ये पूरा डिटेल के अंदर मैंने आपको लेक्चर करा रखा है। ठीक है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट में जाकर पूरा डिटेल में इस वीडियो लेक्चर को देखें। बहुत आसानी से मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। फिर दोस्तों आपके आते हैं ज़मीर। अब ज़मीर क्या है दोस्तों? वो लफ्ज़ या कलमा जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर समझो तो आप प्रोनाउन, और हिंदी के अंदर आप समझो तो सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। ये जैसे मैं, वो, हम, तुम, मेरा, तुम्हारा, आप, उस, अन, उन, हमारा, ये सब क्या है दोस्तों? ये ज़मीर है। अगर आपको ज़मीर की भी डिटेल समझनी है तो अलग से एक वीडियो आपको ज़मीर के नाम पे प्लेलिस्ट पे बना हुआ है, आराम से देखें। क्योंकि ज़मीर की भी दोस्तों आपके 4-5 शक्लें बताई हुई है। जैसे ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, और ज़मीर इस्तफ़हामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर। ये सब दोस्तों सिफ़्त के पार्ट हैं। पूरे डिटेल के अंदर मैंने इसको आपके लिए समझा रखा है। तो आप इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो आराम से जाकर उस पर वीडियो पे उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सिफ़्त किसे कहेंगे? सिफ़्त वो लफ्ज़ या कलमा जो किसी इस्म या ज़मीर की कैफियत यानी कि अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे तो उसे सिफ़्त कहते हैं। मिसाल, कच्चा आम, मीठा अमरूद। तो यहाँ पर कच्चा, मीठा, ये सब क्या है? सिफ़्त को अगर मैं हिंदी के अंदर कहूँ तो विशेषण, और इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। तो सिफ़्त की भी दोस्तों आगे जैसे 5-6 मिसालें हैं आपके, जैसे सिफ़्त ज़ाती है, सिफ़्त निस्बती है, सिफ़्त अददी है, सिफ़्त मिक़दारी है, और सिफ़्त ज़मीरी भी है। यानी कि अच्छाई और बुराई तो बयान कर रही है वो इस्म और ज़मीर की, लेकिन वो अच्छाई या बुराई किसी शख्स के बारे में है, किसी चीज़ के बारे में है, या संख्यात्मक रूप से वो कितनी है, या किसी से वो निस्बत किससे करवा रही है। तो दोस्तों ये इस तरीके से अपने सिफ़्त के अंदर पूरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं। अब है मुतज़ाद अल्फाज। वैसे मैंने दोस्तों कक्षा जो ग्रामेटिकल पोर्शन था उसमें मैंने सिर्फ इसी को ही शामिल किया, इसके साथ में दूसरों को मुतज़ाद के जो लफ्ज़ हैं उसको भी शामिल किया है। लेकिन दोस्तों आज लेक्चर सिर्फ इसी के बेस पे, कक्षा 9 के बेस पे, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसको आप देखें। मुतज़ाद कहते किसे हैं? जिस लफ्ज़ में मुतज़ाद जो है, लफ्ज़ मुतज़ाद ज़िद से बना है, जिसके माने होते हैं उल्टा, लिहाजा ऐसे अल्फाज जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों उन्हें मुतज़ाद कहते हैं। और हिंदी के अंदर इसको विलोम शब्द कहते हैं, विलोम शब्द। इंग्लिश के अंदर इसको एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? आमद का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? रफ्त। जैसे अभी कुछ पहले एक चार्ट देखा था ना मैंने, उसमें समझाया था आपको कि भाई ये काफ़ी लफ्ज़ जो इसमें मुतज़ाद है कुछ नहीं है। तो आमद का रफ्त, आना का जाना, अव्वल आखिर, इंसान हैवान, उस्ताद शागिर्द, अज़्ल अब्द। ये ध्यान रख लेना, अज़्ल अब्द। मैं जिस पे गोला लगाऊँ उसको 2-3 बार देखना दोस्तों। अज़्ल अब्द, इब्तदा इंतहा, और बहादुर बुज़दिल, बहार ख़िज़ां, बेहतर कमतर। और देखो दोस्तों, बेहतर के अंदर आपको एक मुतज़ाद दिया होगा ज़्यादातर,
ज़्यादातर भी दिया होगा, तो आपको इससे भ्रमित नहीं होना है, आपको कमतर ही करना है, ठीक है। फिर आता है बूढ़ा, जवान, पोशीदा मतलब छुपा हुआ, और नुमाया मतलब ज़ाहिर, तकदीर, तदबीर, तंग, कुशादा, तंग मतलब सिमटा हुआ और कुशादा मतलब फैला हुआ, आग, पानी, आफताब, महताब, अमीर, गरीब, अंदर, बाहर, इकरार, इनकार, आला, अदना, अंधेरा, उजाला, बुलंद, पस्त, बुलंद, पस्त। बीना, नाबीना, बीना मतलब जो देखने वाला, नाबीना मतलब जो अंधा हो, बेवकूफ़, अक्लमंद, भूखा, शेर। अब इसमें एक शेर बड़े शीन से भी दिया हुआ होगा ऑप्शन में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें। शेर का माना होता है मतलब रोटी खाया हुआ या खाना खाया हुआ। पीरी, शबाब और तेज़। शबाब का माना वैसे एक तरीके से ये मान लो कि मतलब एक तरीके से शबाब का माना एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हो कि तरोताज़ा के हिसाब से शबाब एकदम फुल। तेज़, तेज़ इसका कुंद, तफसील, तलखीस। और जाहिल, आलिम, जफ़ा, वफ़ा, जफ़ा, वफ़ा, ये ध्यान रखना दोस्तों, जफ़ा का वफ़ा। चैन, बेचैन। और जीना, मरना, हलाल, हराम, हया, बेहया। खुश्की, तरी, खुश्क माने सूखा हुआ, तरी मतलब तरोताज़ा, गीला। खूबसूरत, बदसूरत, दाना, नादान, दोस्त, दुश्मन। ज़हीन, कुंद, ज़हीन, जहन। राज़ी, नाराज़, सज़ा, जज़ा। और शरीफ, रज़ील, शरीफ, रज़ील, शरीफ, रज़ील। सही, गलत, ज़ईफ़, जवान, ज़ईफ़, जवान, ज़ईफ़, जवान। ज़ाहिर, बातिन, ज़ाहिर, बातिन। अर्श, फ़र्श, अर्श, फ़र्श। गुरूब, तुलू, फ़तह, शिकस्त। करीब, बईद, करीब, बईद। कमाल, ज़वाल। गुल, खार, गुल, खार, गुल, खार। मोहब्बत, नफ़रत, जन्नत, दोज़ख, जानदार, बेजान, ठीक है। चुस्त, सुस्त, हक़, नाहक़, हयात, मौत, ख़ास, आम। खुर्द, कलां, खुर्द, कलां, खुर्द, कलां। खादिम, मखदूम, दिन, रात, दुनिया, उक़बा, दुनिया, उक़बा। रहबर, रहज़न, तेरी रहबरी का सवाल है। वो एक शेर बोलते हैं ना ज़्यादातर विधानसभाओं में, हमें तो रहज़नों से गिला है, इस तरीके से रहबर का रहज़न, रहबर का रहज़न। रहम दिल, संग दिल, रहम दिल, संग दिल। रहम दिल मतलब रहम दिल वाला, संग दिल मतलब पत्थर दिल वाला। सवाल, जवाब, शाह, फ़कीर, साफ़, गंदा, ताक़, जुफ्त, ताक़, जुफ्त। ज़ालिम, मज़लूम, ज़ालिम, मज़लूम। और अरब, अज्म, अरब, अज्म। गाफिल, होशियार, फ़ना, बक़ा, क़िल्लत, कसरत, कम, ज़्यादा। और गरम, ठंडा, हम, तुम, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों वाहिद जमा। वो इसम जिससे किसी एक का होना ज़ाहिर हो तो उसे वाहिद कहते हैं, और जमा वो इसम जिससे किसी एक से ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर हो तो उसे जमा कहते हैं। दोस्तों आपको अगर मुतज़ाद में वो अल्फाज डालेगा तो एक तो मुज़क्कर मुअन्नस का उसमें 100% एक लफ्ज़ होगा, क्योंकि जैसे अपन बेटा बेटी, बेटा क्या है मुज़क्कर, बेटी क्या है मुअन्नस। अब उसमें मुतज़ाद में आपको 100% मुअन्नस के लफ्ज़ को पहचानना है, ठीक है। अब वाहिद जमा देखते हैं अपन। अदब का आदाब, अम्र का उमूर, बाब का अबवाब, बाग का बागात, असर का आसार, उस्ताज़ का असातिज़ा, और बरकत का बरक़ात, जिस्म का अजसाम, हाकिम का हक्काम, ख़बर का अखबार, और खिदमत का खिदमात, दफ्तर का दफातिर, 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 रिसाला, रसाइल, सवाल, सवालात, शजर, अशजार, शजर, अशजार, सिफ्त, सफ़ात, तरफ, अतराफ़, लफ्ज़, अल्फाज, गरीब, गुरबा, फ़र्द, अफराद, फ़र्द, अफराद। फ़र्द का माना एक शख्स ही होता है दोस्तों, शख्स, और अफराद मतलब बहुत से शख्स या बहुत से आदमी। क़ैद, क़ुयूद, क़ैद, क़ुयूद, किताब, कुतुब, मौत, अमवात, मदरसा, मदारिस, हुरुफ़, हरफ़, हुरूफ़, हरफ़, हुरूफ़, ख़याल, ख़यालात, दौर, अदवार, दौर, अदवार, दौर, अदवार, ज़र्रा, ज़र्रात, रस्म, रसूम, सबब, असबाब, शायर, शौरा,
साहिब साहिबान, और अक़ीदा अक़ाइद, गैर अग़यार गैर अग़यार, फ़ैल अफ़आल, फ़ैल का क्या है अफ़आल, फ़ायदा फ़वाइद, क़सीदा क़साइद, मस्जिद मसाजिद, मरसिया मिरासी, यौम अय्याम, यौम का अय्याम, मुज़क्कर मुअन्नस। ये मैंने बोला था ना दोस्तों, मुतज़ाद के अंदर आपको ऑप्शन के अंदर कोई कंफ्यूज करेगा वो लफ्ज़ वो मुज़क्कर मुअन्नस का करेगा। तो मुज़क्कर किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिससे किसी जानदार इस्म का नर होना मालूम हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, और मुअन्नस वो लफ्ज़ जिससे किसी जानदार इस्म का मादा होना मालूम हो। मुज़क्कर का माना आप यूँ समझ लो दोस्तों, हिंदी के अंदर पुल्लिंग, ठीक है, और मुअन्नस का आ जाएगा स्त्रीलिंग, मुअन्नस का आ जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इधर मुज़क्कर दिए हुए हैं, इधर मुअन्नस दिए हुए हैं। इब्न का मुअन्नस हो जाएगा बिन्त, बच्चा बच्ची, हबीब हबीबा, दादा दादी, सहाबी सहाबा सहाबिया सहाबिया, और बालिग बालिगा, चचा चची, खादिम खादिमा, सुल्तान सुल्ताना, मुलाजिम मुलाजिमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद उस्तानी, बकरा बकरी, बेटा बेटी, हाजी हुज्जन हाजी हुज्जन हाजी हुज्जन, खान खानम, दूल्हा दुल्हन, जाहिद जाहिदा, शायर शायरा, वालिद वालिदा, आलिम आलिमा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके कक्षा 9 की कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन में जो अलग से आपके ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ था वो हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर डीपली स्टडी किया है। और कैसा लगा ये कंटेंट दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में जो नस्र और नज़म का जो पार्ट बचा है कक्षा 9 की बुक्स का, इतना मतलब बहुत मज़ेदार टॉपिक्स है दोस्तों, ना केवल रीड के लिए दोस्तों, रीड का पैराग्राफ बनने की बहुत संभावना है उसमें, रीड के जो मुश्किल अल्फाज या माने की दृष्टि से कोई लफ्ज़ पूछेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से। और दूसरा आपकी जो नॉलेज है दोस्तों उर्दू अदब के अंदर, उसमें मोहब्बत पैदा करेंगे वो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से आपने इस लेक्चर को देखा है डीपली, उसी तरीके से क्योंकि मुझे देखो दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर सीरीज पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जो 400 500 600 बच्चे, वो कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं। और मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ उन बच्चों को, आप मुझ पे भरोसा रखें, आप रीड में सबसे बेस्ट निकलेंगे। आप जब पेपर देकर आएंगे ना, इंशाल्लाह आप अपने पेपर के कंटेंट को आपने जो अपने इस चैनल पे पढ़ा है उसको कंपेयर कर लेना, इंशाल्लाह सबसे आगे होंगे हम। क्यों? क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसमें मेरे कुछ टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, 5-6 हज़ार व्यूज़ आए हुए हैं, क्योंकि वो उनको सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी थी, बाकी उनके तैयार है मान लो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनका बेस ही मजबूत नहीं था, उनको शुरू से समझना था कि उनको पता ही नहीं था कि उर्दू कहाँ से पढ़ें। 3-4 ग्रामरें जो राइटर की मुसन्निफ़ की जो किताबें हैं वो लेके आ जाते हैं बस, लेकिन उर्दू की जो शब्दावली है उनकी समझ में नहीं आती। इसलिए जो सब्जेक्ट रीड के अंदर आगे लाना वाला सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है, और उसी की वजह से उसका नंबर नहीं आता। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप कंटेंट को अच्छी तरीके से समझें, देखें। और अब तो जो टेक्नोलॉजी ने आपको इतना अच्छा माध्यम दिया है सीखने का, तो इस पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे अपन। और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। सिर्फ 50-60-100 लाइक्स आते हैं और कंटेंट को देखते हैं 500-500 हज़ार बच्चे, बड़ा अजीब लगता है यार, बहुत स्वार्थी हो, है ना। इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। और कंटेंट पसंद आया है तो ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी डिमांड जितनी भी होगी मैं बहुत आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।